नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप यूपी पुलिस जीएस पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस जीएस में डेस्क्रिप्टिव मोड में हमने 3 वीडियो दे चुके हैं, 3 से 4 वीडियो, और एमसीक्यू पैटर्न में हम 2 वीडियो दे चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में। जैसा कि आप मैप में देख ही पा रहे हैं कि कौन सा ज़िला किस राज्य या किस देश से मिलता है, स्पर्श करता है। भौगोलिक संरचना कौन से देशांतर किस अक्षांश की बात कहाँ किस देशांतरीय स्थिति में, अक्षांशीय स्थिति में आपका यूपी पड़ता है, उन सब की आज बात करेंगे। जनसंख्या में कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये सभी ज़िलों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास में देर नहीं करते, मैप पर आपको थोड़ी देर बाद लिए चलेंगे। सबसे पहले हम जो है कुछ चीज़ें फैक्चुअल पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ लेते हैं। तो मैं अरविंद कुमार नोहिया आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास यूपी जीएस में। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जिस भी समय आप देख रहे हैं उसी समय का नमस्कार आप स्वीकार करिए। और चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और स्टार्ट करिए आज की क्लास। ठीक है, चलो पहला देख रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना की हम बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना में हम सबसे पहले विश्व मानचित्र पर बात करेंगे कि विश्व मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। और विश्व मानचित्र के लिए 2 चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। एक तो अक्षांशीय स्थिति आपको पता होना चाहिए, अक्षांशीय स्थिति, और दूसरा आपको देशांतर। अक्षांशीय स्थिति पता होना चाहिए और दूसरी क्या पता होना चाहिए, देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति, ये 2 चीज़ अगर आपको पता है तो आप जैसे अक्षांशीय स्थिति से आप क्या पता करते हैं, अक्षांश से उसकी स्थिति डिफाइन होती है और देशांतर से आप उसके समय, टाइम जोन और इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देशांतर और अक्षांश मिलकर उस पर्टिकुलर स्थान का निर्धारण करते हैं कि वो स्थान है कहाँ। तो चलिए, जैसे विश्व मानचित्र पर हम अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति है, स्थिति है, वो है 23 डिग्री 52 डैश और 3 डबल डैश, और अक्षांश इतने अक्षांश से 30 डिग्री 24 डैश और 24 डैश और 3 डबल डैश तक उसकी स्थिति आती है। ठीक है, डबल डैश को आप याद भी नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 23 डिग्री अक्षांश से 23 डिग्री 52 डैश अक्षांश से आप 30 डिग्री 24 डिग्री डैश अक्षांश तक आप स्थिति में हैं। दूसरा 77 डिग्री 5 डैश पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 डैश पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब पूर्वी देशांतर के बीच में है, आप देखिए जब अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति पढ़ रहे थे तो उसमें आप पढ़ते हैं ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट पढ़ते हैं। ईस्ट और वेस्ट आप ऐसे 4 भागों में बांट दीजिए। तो ये तो देशांतरों में होता है, तो ये तो ईस्ट और वेस्ट चलेगा इस भाग से, और इससे नॉर्थ और साउथ चलेगा इससे। तो आपको पता है कि आप नॉर्थ स्थिति में उत्तरी अक्षांश में हैं और पूर्वी देशांतर में, क्योंकि भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, भारत यहाँ है उत्तरी अक्षांश में, तो भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में ही आपका उत्तर प्रदेश होगा, सीधी सी बात है। और कहाँ से है, 23 डिग्री 52 डैश से 30 डिग्री 24 डैश अक्षांश तक, 77 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर से 84 डैश 39 पूर्वी देशांतर के बीच में है। क्लियर है। और देखिए 84 डैश से पहले जो 82 डिग्री 30 डैश जो आपके देशांतर रेखा होगी, वहीं से आपका पूरे देश का मानक समय लिया गया है। आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। तो चलिए और भौगोलिक स्थिति से पर्दा उठाते हैं। राज्य में पूर्व से पश्चिम की लंबाई, देखिए इसको ध्यान रखिए, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, यानी जो राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर है। जैसे कि अभी आप मैप में देख रहे थे कि यूपी आपका ऐसे ऐसे लंबा ज़्यादा है, ऐसे फैला हुआ ज़्यादा है, यानी पूर्व से पश्चिम जो है उसकी लंबाई जो है ज़्यादा है, 650 किलोमीटर की वो लंबाई लेता है, और उत्तर से दक्षिण ऐसे जो है वो 240 किलोमीटर की लंबाई रखता है। क्षेत्रफल हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी आप लिख लीजिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है, यानी ये भारत का 7.33% भाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्रमशः राजस्थान पहले नंबर पर, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर आपका क्या है, चौथे स्थान पर आपका है यूपी। चौथे स्थान पर क्या है आपका, यूपी है। तो पहले स्थान पर क्षेत्रफल में राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर आपका यूपी है।
और जो आप पूरे देश का 7.33% भूमि को कवर करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, यूपी में एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ की क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन पिक होते हैं, क्योंकि डाटा है स्टैटिकल, थोड़ा याद करना में मुश्किल होता है, इसलिए बार बार आपको नोट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लिखित में करिए तब आपको जाके याद होगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है, सबसे पूर्व में उत्तर प्रदेश में बलिया, और सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ध्यान से समझिए, सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला, आप ऐसे एक क्रम बना लीजिए, ऐसे क्रम, ठीक है ना। आप उत्तरी दक्षिणी क्रम एक बना लीजिए, और पूर्वी जिला हो गया आपका बलिया, क्या हो गया? बलिया, और पश्चिमी जिला क्या हो गया? शामली, ये शामली, और इसके बाद उत्तरी जो जिला हो गया वो सहारनपुर हो गया आपका। ऐसे आप टेबल बना सकते हैं, और सबसे नीचे जो होगा वो दक्षिण में क्या होगा? सोनभद्र जिला होगा। तो दक्षिण का जिला जो है, जो सबसे दक्षिण में है वो आपका सोनभद्र हो गया, जो आपका उत्तर में है वो सहारनपुर हो गया, और शामली। और देखिए इस सोनभद्र की एक खूबी और है, आगे भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे, कि ये 4 राज्यों से सीमा साझा करता है और सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी, सबसे अधिक सोनभद्र ही 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो आगे चल रहे हैं, ऐसे आप नोट करके लिखिए। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को क्रम, देखिए राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले का क्रम आप देखिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले जो है, लखीमपुर खीरी पहले नंबर पर, सोनभद्र दूसरे नंबर पर, हरदोई तीसरे नंबर पर, और सीतापुर चौथे नंबर पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी में स्थान रखता है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। अच्छा, 4 की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो ये कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षेत्रफल नहीं रखता है, तो नहीं में आपको 3 सर्वाधिक वाले पता होना चाहिए, इसलिए हमने 4 को आपको शामिल किया है, कि अगर नहीं वाला क्वेश्चन आ जाए, आप 1 पढ़ के गए और नहीं वाला आ गया, तो कैसे सामने से सोचोगे कि सीतापुर में ज़्यादा है, या हरदोई में ज़्यादा है, या सोनभद्र में ज़्यादा है, या किस में ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने 4 को शामिल किया है। आप नोट करिए, 4 ही पढ़िए। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, हो गया 4। राज्य के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं? सबसे पहले उनमें नंबर 1 है हापुड़, नंबर 2 गाजियाबाद रहेगा, नंबर 3 भदोही है, और नंबर 4 शामली। ये सबसे कम वाले हैं। सबसे अधिक वाले कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। सबसे कम वाले हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली। क्लियर है ना? ये चीज़ आप नोट करिए। तो आपसे ये पूछा जाए कि कौन सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों में नहीं है, सर्वाधिक वालों में भी आए, न्यूनतम वालों में भी आए, नहीं में आए, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, नोट करते चलिए आप। उत्तर प्रदेश एकमात्र देश नेपाल के साथ साझा करता है, सीमा साझा करता है। एकमात्र देश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, और राज्य के 7 जिले नेपाल से मिलते हैं। राज्य के 7 जिले नेपाल से मिलते हैं। कौन कौन हैं वो? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। आप देखिए ज़रा, अगर आप इस तरीके से ही बात करें तो मैं आपको लिए चलता हूं कि नेपाल की सीमा के साथ साथ कौन कौन साझा करता है। पहली स्लाइड पर आप देखिए, नेपाल के साथ साथ कौन कौन सीमा साझा आपका यहाँ कर रहा है। कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन, या ये ले लेते हैं। देखिए यहाँ ये नेपाल है, यहाँ तक ये नेपाल है, यहाँ तक ये नेपाल है। अब आप सोचिए कौन कौन है, इधर से लगो, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। यही हम कह रहे हैं। कौन कौन? एक बार समझिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये जो 7 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल के साथ साझा करने वाले कितने? 7 जो हैं जिले आपके यूपी के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? तो नेपाल क्लियर हुआ होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। आगे बढ़िए। क्लियर? तो अब आप बढ़ेंगे, नेपाल के साथ ये 7 जिले थे। इसके बाद अब राज्यों की बात करेंगे।
इसके बाद अब राज्यों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक देश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 8 राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। ठीक है, 8 राज्य हो गए। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। और एक केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ? दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होगा 8। कितने राज्य और केंद्र शासित के साथ सीमा साझा करता है, तो 8 और 1 9, तो आपका आंसर होगा 9। क्लियर है? तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश, अच्छा ये पुराना वाला ही हो गया। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक किसके साथ सीमा साझा करता है? 11 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कितने? 11 जिले। और वो 11 जिले कौन है? झांसी, इटावा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जालौन और आगरा। कौन कौन है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करने वाले जो जिले हैं वो हैं 11। संख्या में कितने हैं? 11। कौन कौन है? झांसी, इटावा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जालौन और आगरा। उत्तर प्रदेश से सटी सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश की है। भाई 11 जिले उसके साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे लंबी सीमा किसकी? मध्य प्रदेश की। और सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। सबसे कम सीमा साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ, सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है वो मध्य प्रदेश के साथ। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिले हैं। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद लिख गया है, मुरादाबाद, इसको क्या कर देंगे? मुरादाबाद। ठीक है ना, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कौन कौन है वो 7 जिले? यानी उत्तराखंड के साथ कितने जिले साझा करते हैं? 7 जिले, जिनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत उत्तराखंड से मिले हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने में आप देखिए ज़रा क्या कह रहा है। बिहार के साथ सीमा साझा करने वाले भी 7 जिले हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि मध्य प्रदेश के साथ 11, उत्तराखंड के साथ 7 और बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। क्लियर है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि बिहार जो है यूपी के ऐसे ऐसे फैला है, ऐसे ऐसे। नीचे सोनभद्र है, सोनभद्र से ऐसे लेकर ऐसे, तो इधर आपका बिहार है। अभी मैप पे आपको दिखाएंगे। हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाले 6 जिले। कितने जिले? 6 जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? देखिए, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। हरियाणा के साथ जो सीमा साझा करने वाले 6 जिले हैं वो हैं सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। दिल्ली के साथ सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। पेन पेपर उठाकर आप काम करते रहिए और चलते रहिए, आगे बढ़िए। इसके बाद अगला आप देख रहे हैं, राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले केवल 2 जिले हैं, और वो दोनों जिले कौन हैं? वो जिले हैं आगरा और मथुरा। राजस्थान के साथ जो सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं वो आगरा और मथुरा। जब आप परिक्रमा करते हो गोवर्धन पर्वत की तो बताया ये जाता है कि कुछ भाग उसका राजस्थान में भी पड़ता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ जो सीमा साझा करता है वो एकमात्र जिला सोनभद्र है। और सुनिए, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों राज्यों को स्पर्श करता है। यानी ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा होती है, और कौन करता है हिमाचल प्रदेश के साथ? सहारनपुर। यानी 4 जिलों से जो जुड़ा हुआ है सहारनपुर किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर जो है सीमा साझा करता है। ठीक है,
तो और जो आपका सोनभद्र है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 2 तो देखो सोनभद्र में यही है, झारखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के साथ वो सीमा साझा करता है, ठीक है ना, और बिहार के साथ वो सीमा साझा करता है। तो इन 4, आगे देखिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ, जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार शामिल है। जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देखिए पहले जब ये राज्य नहीं बने थे तो मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बनाए और बिहार से कट के झारखंड बनाए। तो मतलब मध्य प्रदेश के साथ साथ वो छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है और बिहार के साथ साथ वो झारखंड से भी सीमा साझा करता है। क्लियर है? और बाकी आपको मैप की दुनिया में लिए चलते हैं। चलिए मैप पर आइए, अभी आप इस पर मैप पर देखो। मैप पर जब हम बात करेंगे तो अभी आप जो जो चीज़ें डाटा पढ़ के आए उसको आप समझ लीजिए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा सा क्लियर होगा। तो आपने पढ़ा कि नेपाल के साथ आप क्या क्या पढ़ते हैं, महाराजगंज नेपाल के साथ कौन कौन सी सीमा साझा कर रहे हैं आप? नेपाल के साथ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है। उत्तराखंड के साथ देखिए, उत्तराखंड के साथ 6 ज़िले आपके, 6 या 7 ज़िले जो भी है, अभी काउंटिंग कर लेना। तो कौन कौन सा उत्तराखंड के साथ देखो, पीलीभीत यहाँ कर रहा है, ठीक है ना, पीलीभीत यहाँ कर रहा है, यहाँ भी पीलीभीत ही है ये। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, और आपका मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, और बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर ये, और इस तरह से सहारनपुर। तो कितने ज़िले हो गए? 4, 3, 7 उत्तराखंड के हो गए। इसके बाद आगे बढ़ो, इसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश से एकमात्र ज़िला जो जुड़ा हुआ है वो सहारनपुर। और हरियाणा देखिए, हरियाणा यहाँ से ऐसे ऐसे फैला हुआ है। हरियाणा के साथ साथ देखिए सहारनपुर, शामली, ठीक है ना, बागपत, और ये दिल्ली आ जाएगी, इधर ये दिल्ली आ जाएगी। और यहाँ से ये हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान से देखिए मथुरा, ये रहा ना राजस्थान, मथुरा और आगरा, ये राजस्थान से, ठीक है ना। तो इसके और बताइए ज़रा, बागपत हो गया, गाज़ियाबाद तो दिल्ली से है, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर ये इसी से है। हरियाणा से जो है अलीगढ़, अलीगढ़ जो है ये हरियाणा से सीमा साझा करता है, अलीगढ़। और गौतम बुद्ध नगर भी शायद उसी से साझा करता है। मध्य प्रदेश से देख लीजिए, मध्य प्रदेश यहाँ घूम रहा है ये। तो ये ललितपुर से लेकर ऐसे झांसी से लेकर इटावा, जालौन, ये जो है सब मध्य प्रदेश के साथ हैं। तो इस तरीके से आप मैप को देखिए, मध्य प्रदेश यहाँ से इधर भी है मध्य प्रदेश, इधर भी है मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ यहाँ है, देखो सोनभद्र, छत्तीसगढ़ से भी, झारखंड से भी, और बिहार से देख लीजिए ये, ठीक है ना। और बाकी मैंने डाटा लिखवा दिया है, आप वहाँ से देख लीजिए। बस आपको ये पता चल जाएगा कि बिहार यहाँ से यहाँ तक ऐसे घुमा हुआ है, झारखंड इसी के यहाँ कटा हुआ है थोड़ा सा, छत्तीसगढ़ यहाँ कटा हुआ है, और मध्य प्रदेश ऐसे करके यहाँ तक घुमा हुआ है। झांसी और ललितपुर ये यूपी में ऐसे लग के, और ये जो है ऐसे मध्य प्रदेश में गए हैं। इधर आपका राजस्थान है, उधर आपका हरियाणा है, यहाँ से हिमाचल प्रदेश, और उधर से उत्तराखंड। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्लास को एक्सटेंड करते हैं कि आज क्लास में अभी आप और पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को जो है 3 भूभागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को आप 3 भूभागों में बांट सकते हो, और वो 3 भूभाग कौन से हैं? 3 भूभागों में उत्तर प्रदेश को बांटा जा सकता है। पहला है तराई क्षेत्र, पहला क्या है? तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। दूसरा है मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदान, जिसको हम क्या कहते हैं? दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। ये गंगा जमुना के मैदानी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। ये भी याद रखना, दोआब क्षेत्र, ठीक है। और दक्षिणी पठारी क्षेत्र भी, तीसरा आपका दक्षिणी पठारी क्षेत्र भी आपका शामिल होगा। दक्षिणी पठारी तीन भागों में आप बांट सकते हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, गंगा जमुना का मैदान और तराई क्षेत्र, ठीक है। तराई क्षेत्र जो है जिसमें पर्वतीय इलाका और ज़्यादा नमी वाला, ज़्यादा आर्द्रता वाला क्षेत्र आएगा। कैसे कैसे हैं वो भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिए चलता हूँ। तो देखिए आपके लिए मैं क्लास कंटिन्यूएशन में लाऊंगा और पूरी यूपी जीएस को लाएंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक अगर आपको बेहतर लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कमेंट करना चाहिए, कुछ कमी, कुछ अच्छाई, कुछ प्रशंसा, कुछ बुराई आप कर सकते हैं तो कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए भौगोलिक संरचना की बात कर रहे हैं। तराई क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कह रहे हैं। भावर क्षेत्र के समानांतर रूप में विस्तृत समतल, नम एवं दलदली मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है।
दोआब क्षेत्र, भाबर क्षेत्र के ऊपर जो विस्तृत समतल नम एवं दलदली मैदान को हम क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। यह समस्त क्षेत्र उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक विस्तृत है। यानी उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से स्टार्ट होगा और ऐसे घूमता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, देवरिया तक पहुँच जाएगा। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। कौन सी दो फसलें हैं जो तराई क्षेत्र में मिलती हैं, धान और गन्ना। कौन कौन सी, धान व गन्ना। आप इस चीज़ को आप विशेष याद रखिए। गन्ना में वैसे भी यूपी नंबर 1 है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। किन दो फसलों की तराई क्षेत्र में ज़्यादा उपज होती है, ज़्यादा पैदावार होती है, वो धान और गन्ना की। क्लियर है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उन्हीं पर बात कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के बारे में आप जानिए। मैदानी क्षेत्र किसको कहते हैं, उत्तर के भाबर तराई क्षेत्र और दक्षिण के पठारी क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब क्षेत्र कहा जाता है। यानी गंगा और यमुना के बीच का जितना भी मैदान का क्षेत्र है, गंगा के थोड़ा सा 25 किलोमीटर ऊपर, यमुना के 25 किलोमीटर नीचे, और गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वो सब क्या कहलाता है, मैदानी, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कहलाता है। इसका निर्माण कहा भी है उन्होंने, गंगा और उसकी सहायक नदियों यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक। ये भी आपको पता चल गया कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना नदी है, गोमती है, रामगंगा है, घाघरा है, शारदा है, ताप्ती है, गंडक आदि के द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू से हुआ है। किस किस से, काप मिट्टी, कीचड़ और बालू से इसका निर्माण जो है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। गंगा की सहायक नदियाँ भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। चलिए ज़रा और पढ़िए इसमें। नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपित तलछट मिट्टी या संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है। 2 उपभाग कौन कौन से, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। यानी जो मिट्टी लाई गई है उसकी संरचना जो बनी है, उस संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है बांगर क्षेत्र। इस क्षेत्र की भूमि ऊंची होती है, अतः नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बांगर क्षेत्र की उर्वरा क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए यह कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। बांगर क्षेत्र किसको कहते हैं, जहाँ वो ऊंचाई है, तराई क्षेत्र में वहाँ जो है आपकी नदियों की जो है पानी है बाढ़ का, वो नहीं पहुँच पाता है, तो वो जो है मिट्टी कम उपजाऊ भी है, बाढ़ का पानी भी, यानी पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है, अब शादी जो संरचना है वो नहीं बन पा रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ वो कृषि के लिए उतना उपयोगी नहीं है। दूसरा क्षेत्र है खादर क्षेत्र। यह क्षेत्र नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाई गई मिट्टी की परतों के एकत्रित होने से बना है। जो प्रतिवर्ष मिट्टी नदी अपने साथ साथ बहा लाती है, जब बाढ़ आती है उसके बाद मिट्टी ले आती है, वो चारों तरफ फैल जाती है, तो एक क्षेत्र का निर्माण होता है जिसको हम खादर क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी होता है। यह क्षेत्र अधिक उपयोगी होता है और कृषि के लिए विशेष उपयोगी होता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि गंगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कहाँ पाई जाती है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र में, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ो। दक्षिण पठारी क्षेत्र। दक्षिण पठारी क्षेत्र यूपी में किसको कहा जाता है वो समझिए। दक्षिण पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। भाई भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, पठार है, उसका उत्तरी जो भाग है, प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका उत्तरी जो भाग है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, वही उत्तर प्रदेश का दक्षिण पठारी भाग कहलाता है। इसके अंतर्गत ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिण भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित है। देख लीजिए कौन कौन सम्मिलित है, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर के गंगा क्षेत्र का दक्षिणी भाग व सोनभद्र के कुछ भाग सम्मिलित हैं। यह प्राचीन पठार नीच चट्टानों से निर्मित है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पठार क्षेत्र जो है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो आप किस प्रकार की चट्टान बताएंगे, नीच चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए इसे बुंदेलखंड का नीच भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का नीच भी इस पठारी, दक्षिण पठारी क्षेत्र को कहा जाता है। बुंदेलखंड का पठार भी इसी को कहा जाता है, बुंदेलखंड का नीच भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये नीच चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए ये जो है बुंदेलखंड का नीच भी कहलाता है। तो तीसरी संरचना भी आपकी भौगोलिक संरचना कंप्लीट हुई। तो
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप हमें लगातार फॉलो कर रहे हैं। लगातार यूपी जीएस के लिए आप बने रहिए स्टैंडर्ड क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।